कि हमें आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़िएगा करके। इन 5 सालों के अंदर एक ऐसा बदलाव मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे उम्मीदवार हमारे से टच में है, अच्छे अच्छे मजबूत उम्मीदवार हमारे टच में है, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो एमआईएम के टिकट से इस बार लड़ना चाहते हैं। आपके अगर कोई सवाल होंगे तो। जी इम्तियाज भाई, बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनको जो कोई भी वोट देगा, उनको वोट देने का मतलब है कि वो दिल्ली दंगा को सपोर्ट करता है, और जो आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा जी की मौत हुई थी उनकी मौत को, उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। देखिए, अंकित शर्मा की मौत का हमें भी अफसोस है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? कहां पे आके बैठती है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कानून इस मुल्क के अंदर के अलग अलग है, आपके लिए अलग नियमावली तैयार की गई है, आपके लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं, और हमारे लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं। देखिए, हम ताहिर हुसैन साहब के परिवार से जब बात किए और उन्होंने जो बातें हमको बताई, हम अदालत की इज्जत करते हैं, पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि ताहिर हुसैन साहब पिछले इतने सालों से जेल में बंद है। किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो? क्या उनकी पार्टी ने कभी पलटकर देखा, कभी पलटकर पूछा कि उनका परिवार किस हालत के अंदर है करके? जब हम ये कह रहे हैं कि हम अदालत की इज्जत करते हैं, तो आज अदालत हाईकोर्ट के या इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिएगा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर हाईकोर्ट का जज, जो आज हम कहते हैं वो कतई उस कुर्सी के लायक नहीं है, जिस तरीके के शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है, ये समझ रहे हैं कि हम सरकार को खुश कर डालेंगे, भाजपा को खुश कर डालेंगे, कुर्सी पे से हट जाएंगे, फैसले हमारे इनके हक में कर डालेंगे, और बाद में आकर फिर राज्यसभा के अंदर बैठ जाएंगे। हुआ है पहले। ये जजेस ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन हमको पकड़ना है करके, मुसलमानों को गालियां देना है, हमें मुसलमानों के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे आका जो है वो खुश हो जाएंगे, हमारे रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले हमको तो राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी या किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो यही काम अगर चलते रहा तो आप सोचिए कि इंसाफ पसंद इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो कहां पर जाएंगे। पुलिस अपने तौर पे काम कर रही है, अदालत इस घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है, एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को किस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, हम लानत भेजते हैं। और यकीनन वो जज उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लायक नहीं है, उसे उस कुर्सी के ऊपर से फौरन हटाना चाहिए। अगर इस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ जिंदा है, और ये अपील हम नरेंद्र मोदी साहब से कर रहे हैं, वजीर आजम से कर रहे हैं, अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ को जिंदा रखना है तो ऐसे जजेस को फौरन कुर्सी के ऊपर से उठाकर बाहर भेजना चाहिए। इम्तियाज साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपके पास 100 दिन, जैसे आपने बोला, लोग आपके पास आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ताहिर हुसैनी क्यों था ऐसा नाम जिसको आपने पिक किया, ये बात जानते हुए कि कंट्रोवर्शियल फिगर है, बातें उठेंगी, तो क्या कंट्रोवर्सी से ही एआईएमआईएम इस इलेक्शन को शुरू करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सवाल मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से कभी पूछा नहीं गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का क्या रोल था मालेगांव के धमाकों के अंदर। हम अदालत का जब ये कह रहे थे, मुझे बताया गया था कि बहुत सारे केसेस ताहिर हुसैन के ऊपर थे, बहुत सारे केसेस क्लियर होते जा रहे हैं, उसमें 2-3 केसेस बचे हैं, कितने 9 केसेस, 9 में बेल हो चुकी है उसमें। आप एक मर्तबा हो जाने दीजिए ना भाई। एक कहावत है ना उसमें कि जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होते हैं, अदालत के अंदर गया हुआ है मामला उसमें, उससे पहले आज हम तो ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन जैसे कितने लोग आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद होंगे। आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कई ऐसे वाकयात कि कई साल आदमी जेल में सड़ रहा है, बाद में मैटर जाता है नीचे की कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है तो कई सालों के बाद बेगुनाह साबित करके छोड़ देता है। कितने ऐसे केसेस आप देख लें, गूगल करके देख लीजिएगा, तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो जेलों के अंदर बंद है। इसमें
अदालत अगर उनके ऊपर फैसला कर देती है कि नहीं साहब ये दोषी है करके, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन हम तो आपको ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाके टटोलिए आप कि कैसे लोगों को है तो जेलों में ठूसा जा रहा है। हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा कौन लोग बंद है? तो दलित है, आदिवासी है और मुसलमान है। और मुसलमानों से मोहब्बत तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से मोहब्बत चल रही है मुसलमानों से। उठाओ और डालो, तुम अपनी बेगुनाही साबित करते रहो, सालों साल निकल जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि इस इतने कंट्रोवर्शियल फेज को टिकट देना और चुनाव लड़ाने से पोलराइजेशन जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होगा और इसका फायदा जो है वो बाकी की पार्टियों को? देखिए, मेरे हिसाब से अगर जिस पार्टी से ताहिर हुसैन साहब ताल्लुक रखते हैं, अगर वो उनके पीछे खड़े रहती और ये कहती कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो शायद ताहिर हुसैन हमारे पास नहीं आते। लेकिन एक इंसान को आप छोड़ देते हैं, उसको अदालत फैसला करने से पहले भारतीय जनता पार्टी और मीडिया उनको गुनहगार साबित कर दे रही है कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी ने बोले है कि वो कंट्रोवर्शियल है करके। अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो मुझे जवाब दीजिए साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है करके। ऐसे कितने हम आपको बता दें, कितने क्रिमिनल्स उसका डेटा अगर निकाल के देखें तो आज हिंदुस्तान के लोकसभा के अंदर नहीं है। ये सवाल किसी ने मोदी साहब से पूछेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा नहीं कि कितने सारे क्रिमिनल्स आज उनके जो विधानसभा अलग अलग राज्यों के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर हुकूमत है, वो डेटा निकाल के देख लीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। आप मेरे एक ताहिर हुसैन से बड़े परेशान हो गए हैं। मेरा एक ताहिर हुसैन क्यों आ गया है मेरे पास, तो सारा हिंदुस्तान है तो इसके अंदर ये है। हम खड़े रहेंगे ताहिर हुसैन के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जिसको जो बोलना है, जिसको जो समझना है समझिए, हम उन्हें लड़ाएंगे और मजबूती के साथ उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे। एक सवाल है, जब आम आदमी पार्टी में थे, मैं इसमें आम आदमी पार्टी में थे, अरविंद केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए और कई सारे बड़े नेता जेल गए। उनका कहना था लगातार कि जब तक प्रूव ना हो जाए, साबित ना हो जाए, तब तक मुजरिम नहीं है। लेकिन वही ताहिर हुसैन के केस में 1 से 2 महीने के अंदर पार्टी से भी निकाल दिया गया, पूरा तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं जो आपको जवाब दे रहा था, आपके पत्रकार साहब ने ही उसका जवाब दे दिए है भाई। अंटिल आप जब तक गुनहगार साबित नहीं होते हैं, जेल में तो उठाकर है तो साहब इम्तियाज जलील ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है वो डाल दीजिएगा। बहुत शौक है पुलिस वालों को, हमें बहुत पसंद आते हैं, हम पकड़िए डाल दीजिएगा जेल के अंदर। अब सालों साल लग गए हैं, अदालतों का कैसा मामला चल रहा है मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया हुआ। ये साल जो इंसानों के बर्बाद होते हैं, क्या वो अदालत ला सकती है? क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी बेगुनाह को अदालत ने 10 साल के बाद छोड़ा है? तो उस ऑफिसर ने जिसने फर्जी केस बनाया था उसके ऊपर कभी कार्रवाई हुई है, ऐसा कभी सुने हैं आप? So basically he's talking about the dual standard of the Aam Aadmi Party, that the top leadership was protected and 100%. What we are saying is, it's totally the double standards of Aam Aadmi Party. On one side, when their leaders go in jail, they say let the process of law be completed. Let the court come out and say that we are guilty. But when it comes to Tahir Hussain, immediately, instantly when the incident happens, they just throw him out of the party. They don't even bother to meet his family members, ask what your condition is. So definitely, we totally agree with that. Aam Aadmi Party is playing double role, double standards. इम्तियाज साहब, आपने ताहिर साहब को टिकट देने की बात कही है, लेकिन ये मुद्दा पूरा सीए आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उसी के बाद तमाम दंगे हुए थे। क्या सीए का पूरा मुद्दा आप इस पूरे चुनाव में गरमाना चाहते हैं? देखिए साहब, सीए क्या मुद्दा था? जो नाइंसाफी हमारे ऊपर करने की ये साजिश रच रहे थे, वही नाइंसाफी आज ताहिर हुसैन साहब के साथ हुई है। अलग अलग तरीके से हमें किस तरीके से परेशान किया जाए, यही एजेंडा है ना कि कभी सीए लेके आ जाओ, कभी एनआरसी लेकर आ जाओ करके। ये एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है एक कम्युनिटी को, उसी का एक हिस्सा है। और ठीक है, सीए एनआरसी का एक मुद्दा तो है ही, लेकिन मैंने शुरुआत में जैसा कहा है
क्या दिल्ली के अंदर शाहीन बाग, ओखला, ये इलाकों के अंदर तरक्की नहीं चाहिए? मैं जब सड़क पे से आ रहा था, इतनी तंग गलियां, वहां से निकल के यहाँ पे आने के लिए, दिल्ली मतलब हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, देश की राजधानी है, और यहाँ पर आप बड़े बड़े बातें करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं 5 साल पार्लियामेंट के अंदर था। मोदी जी कैसी बातें करते हैं ना, फिर मतलब बिल्कुल तो क्या दिखा देते हैं सपना। हकीकत क्या है उनको बोलेंगे, एक मर्तबा है तो आप भी है तो कभी रिक्शे में बैठ के है तो जरा आइए ये ओखला के अंदर। उनके एक मंत्री को कहेंगे कि साहब एक मर्तबा यहाँ के सड़कों के ऊपर आप भी है तो मोटरसाइकिल पे या रिक्शे के अंदर आके देखिएगा करके। ये जिंदगी हमें क्यों मिल रही है? ये तकलीफें हम क्यों सह रहे हैं? एक शहरों के अंदर 2 शहर कैसे बसते हैं कि जहां पर वो रहेंगे तो हर चीज चकाचक, और हम जहां पर रहेंगे तो ऐसी ही गलियों से गुजर के हमें निकलना पड़ेगा। अमानुल्लाह खान कह रहे हैं कि हमें जेल भेज दिया था, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए काम नहीं हो रहा। क्या काम नहीं होगा? डेवलपमेंट विकास का काम ओखला के अंदर विकास का काम इसलिए नहीं हो पाया कि उन्हें जेल भेज दिया गया, इस वजह से काम नहीं हो पाया। उनको निशाना बनाया गया है, तंग किया है। आप यहाँ क्या उनके खिलाफ भी चुनाव उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, मेरी तो अब उनसे ये राय रहेगी कि अब आप अंदर चले गए थे, आपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, हो सकता है दोबारा आप अंदर चले जाए, तो अब इस बार इलेक्शन ही ना लड़े, आप मजलिस के साथ जुड़ जाए, मजलिस के जो भी उम्मीदवार है उसको मदद करिएगा उसमें, और फिर जब आप अंदर जाएंगे तो हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। सर इलेक्शन के टाइम पर ही जो ताहिर हुसैन की याद आई, क्या इससे पहले भी आपने नोटिस किया था ताहिर हुसैन को? जी, ताहिर हुसैन साहब से हमारे पूरी टीम, इनके सामने बोल रहा हूं, कई महीनों से इनके साथ टच में थी। देखिए ये इलेक्शन, ये तो इन्होंने फैसला किया है। अगर ये बोले हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो भी हम उनके परिवार के साथ, ताहिर हुसैन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ के जो भी बंद थे वो सब छूट गए, कुछ बंद ही नहीं हुए, तो ताहिर हुसैन ही क्यों अभी तक जो है नहीं छूट पा रहे हैं? क्या मानते हैं, मतलब वो गुनहगार है वाकई में, या फिर ये मतलब साजिश? बीजेपी की नजर के अंदर तो आप भी गुनहगार है, मैं भी गुनहगार हूँ, उसके अंदर सिवाय वो छोड़ के हम सब गुनहगार हैं इस देश के अंदर। वो सारे दूध के धुले हुए वही है करके, अब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये अदालत में जवाब देना चाहिए, या वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को उतार दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा मौका। आप कब तक लड़ेंगे सर उनके लिए, कब तक उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, कितनी जल्दी छूट जाएगी? TV9 भारतवर्ष करेंगे हम पूरी कोशिश उनके साथ खड़े हैं, और यकीनन उनको जो भी मदद लगेगी हम करेंगे। News 24। ठीक है, दिल्ली में है क्योंकि आपकी पार्टी का बयान एक काफी चर्चा में रहता है, अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहते हैं। छोटा रिचार्ज उन्हें क्यों कहते हैं और रिचार्ज किसने किया? ये जवाब देखिए, हम पहले से ही ये बात 5 साल पहले भी हमने पूरे कैंपेन के अंदर यही चलाया था, छोटा रिचार्ज करके उसमें। देखिए मैं जाती तौर के ऊपर अपना ये बताता हूँ, मैं अन्ना हजारे मूवमेंट को बहुत करीब से देखा है। मैं भी आपके जैसा पत्रकार हुआ करता था, मैंने भी मतलब पूरे अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम के ऊपर इनको सबको देखा था। ये वहां पर अन्ना हजारे के पास आके तो बेचारे गांव वाले आदमी को कैसा घुमा फिरा के एक मैडम गवर्नर बन गए, दूसरे चीफ मिनिस्टर बन गए, बाकी के मंत्रियां बन गए करके। तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और हम हमेशा ये बात मानकर चलते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये आरएसएस ने तैयार की हुई है, आरएसएस से जुड़े हुए सारे लोग है ये, और ये अपने एजेंडे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि मोदी जब नीचे आएंगे तो अपना दूसरा बिंदु ऊपर आ जाएगा करके। कितनी सीटों पे लड़ने वाला चुनाव? आपकी पार्टी का दिल्ली चुनाव में मुद्दा क्या होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी का उसका बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन है, बीजेपी का अपना एजेंडा है। आप नहीं, एजेंडा नहीं है। मैं तो आपको बता दिया हूँ ना, आपके सवाल के जवाब मैंने बता दिया हूँ कि मुझे यहाँ पर आने के लिए, आप लोग अगर इस इलाके से जब जाएंगे तो आप लोग खुद देख लीजिएगा उसमें कि दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर यहाँ पर किस तरीके के हालात की जिंदगी गुजार रहे थे, कितनी सीटें लड़ेंगे। ये हमारे शोएब जमाई साहब है, सदर है, उनकी एक टीम है, वो जैसे जैसे अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, बताएंगे हमें,
उसका हम सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद डिसाइड करेंगे। इम्तियाज साहब, ये ओखला विधानसभा की ये सीट से आप किस कैंडिडेट को उतारने की कोशिश कर रहे हैं? अभी यहाँ तक से भी उतारेंगे? देखिए, इसका जवाब मेरे हिसाब से शोएब जमाई साहब की शोएब जमाई साहब उतारेंगे। ओखला एक हमारे लिए बहुत अच्छा जगह रहा है, पिछले बार भी अभी जैसे पार्षद के चुनाव में 3-4 कैंडिडेट है, तो नहीं, जैसा अभी हमारे दिल्ली करता रहेंगे या यहाँ भी पैराशूट के कैंडिडेट रहेंगे? नहीं, हमारी पहली कोशिश तो हमेशा ये होती है कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं, और ताहिर हुसैन साहब पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, बल्कि पिछले ताहिर हुसैन साहब जो है पिछले 6 महीनों से हम इनके परिवार के साथ हैं और आज वो सामने आए, लेकिन इनको पता है कि इनकी मुसीबत के समय में सारी पार्टियों ने धोखा दे दिया। कोई आज तक नहीं गया। आज से 6 महीना पहले जब हम अपनी टीम को लेकर इनके घर गए हैं, तो आप पूछ सकते हैं इनसे कि इन्होंने कहा कि आज तक हमारे पापा को गए हुए जेल 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। पहली बार कोई पार्टी हमारे पास आई हमारा हाल चाल पूछने, और हम उस वक्त चुनाव की वजह से नहीं गए, चुनाव तो था भी नहीं, कुछ नहीं, तो हमारा परिवार का हिस्सा है और आज हम वो फॉर्मली शामिल हुए। इसलिए यही बात जो है ये ओखला में और तमाम जगह शामिल होती है, वो हमारे ही लोग होंगे और सब अपने हैं। बहुत सारी दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं वो तो मजबूरी के तहत हैं और वो चाहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन नहीं पसंद करता है, उनका स्वागत है, ये इनका परिवार है, जो अच्छे हमारे लिए होंगे और हम सर्वे के तहत अपनी बताएंगे। टोटल दिल्ली में कितनी सीटों से लड़ाई हुआ था? वो 2020 में हुआ था। अभी शोएब जमाई साहब ने कहा कि 6 महीने पहले हम पीड़ित परिवार से मिले, तो बाकी 4 साल क्यों लग गए आपको परिवार से मिलने में, और कितने ऐसे पीड़ित परिवारों से मिले हैं जो दिल्ली दंगों में जेल में बंद है? देखिए, मैं अभी शोएब जमाई साहब अभी ज्वाइन होके कितना जी 7 महीने हुए। इससे पहले दूसरे सदर थे, दूसरी टीम थी। ये इन्होंने अपना हिसाब बताया, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ। पुराने टाइम के जो रहेंगे वो अपना हिसाब। देखिए मैं आपको साफ तरीके से बता दिया हूँ ना उसमें। ये अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे तो भी हम इनके साथ हैं। ये आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, एक आध मर्तबा है तो उनसे भी पूछ लेना था साहब, वो आदमी जो आपके साथ जुड़ा हुआ था उसको आप किस तरीके से मतदार में छोड़ के है तो निकल गए हैं करके। सर एक चीज आज क्लियर कर दीजिए, तमाम मीडिया यहाँ पर है, जैसे कि MIM को बीजेपी की बी पार्टी कहा जाता है, क्लियर कर दीजिए कि वाकई में क्या सच है। एक पत्थर लेके मेरा सर फोड़ दीजिएगा टोटल की। मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान का शायद ही कोई पत्रकार बचा होगा जिसने ये सवाल नहीं किया। उसको ऐसा लगता है कि ये सवाल अगर मैंने नहीं किया तो मेरी पत्रकारिता अधूरी है। मेरे हिसाब से मैं आपको संजीदगी से बताता हूँ। देखिए, लोकसभा का चुनाव आया, कितने सीटें लड़े हमने, होते कितने हैं। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन अभी खत्म हुआ है, 288 सीटें, 288 सीटें। मैं महाराष्ट्र का सदर हूं, मैं 200 सीटें लड़ा सकता था और कोई उफ करके मुझे नहीं बोल सकता था करके, कोई उफ करके नहीं बोल सकता था। मैं 200 सीटें लड़ा सकता। कितने सीटें लड़ाए हमने? 12 सीटें लड़ाई। 4 हमारे उसमें दलित भाई भी थे, कुल मिला के 16 सीटें थी उसमें। तो ये जो है ना बहुत घसा पीटा सवाल हो गया है। कुछ नया इजाद करिएगा, कुछ नया इन्वेंट करिएगा और फिर पूछिएगा। दिल्ली में फाइनल कितनी सीटों पे लड़ना है आप? वहाँ से ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं जी, जहाँ पार्टी की बुनियाद है तेलंगाना के अंदर, वहाँ कम सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, अन्य स्टेट में जाते हैं तो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। इसकी वजह क्या होती है? देखिए, पूरा हैदराबाद हमने कैप्चर करे हुए थे, 7 MLAs है, MP है करके उसमें। एक शहर के अंदर जो कैपिटल सिटी है हमने पूरा कैप्चर कर लिए है। जब आप पार्टी को बढ़ाते हैं, आप जब पार्टी के साथ जुड़ते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि साहब मैंने मेहनत किया हुआ हूँ करके। जो 5 साल पहले या कुछ साल पहले जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी ख्वाहिश होती है कि साहब देखिए मैंने इतने वोट लिया था, अब मैंने पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे MLA का टिकट देना चाहिए। तो लोगों की ख्वाहिशें होती है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इतने क्यों लड़े, यहाँ पे इतने कम क्यों लड़ रहे। अब अगर मैंने महाराष्ट्र के अंदर 200 लड़ लिया होता तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? आपको ही हुई होती थी ना। 200 क्यों लड़े? आप उनको मदद कर रहे हैं। मैंने 12 लड़ा तो बोले 12 क्यों लड़े आपने? किसकी मदद कर रहे हैं? तो हमारे साथ दिक्कत यही है उसके अंदर। असद भाई जो बोलते हैं ना, उसके अंदर हम लैला बन चुके हैं, मजनू है आम आदमी पार्टी खुद अलग अलग स्टेट में, गुजरात जहाँ उनका कोई जनाधार नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में चुनाव लड़ती है जहां उनको 1.5% भी वोट नहीं मिलता है, नोटा से कम वोट मिलता है। वो किसकी बीजेपी टीम है ये आप तय कर लीजिएगा। उसके बाद टोटल कितनी सीट पे लड़े? क्या सब आप पर भारी है? जिस तरह सर्वे हुआ, फिर अजमेर का नंबर आया,
इस पर लगातार जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है आपकी पार्टी। जी मैं देखा हूँ, मैं देखा हूँ। मस्जिदों पर लगातार हो रहे सर्वे पर आपका क्या आवाज जो है वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं सुन रही है? नहीं देखिए, मुझे तो हमको सबको यह ऐसा लगता था कि भगवान मंदिरों में बसते हैं। ये हमने हमेशा से ये सुना है, देखा है कि भगवान मंदिरों में बसते हैं, लेकिन हुकूमत जब से आई है वो मस्जिदों में ढूंढ रही है कि हर मस्जिद के नीचे उन्हें एक मंदिर नजर आ रही है। देखिए, अगर कायदे कानून, मजाक अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कायदे कानून को अगर देखेंगे कि 1947 के अंदर हमने क्या एग्रीमेंट तैयार किया था कि हम किसी भी रिलीजियस प्लेस को हम हटाएंगे नहीं करके, और ये भी शरारत के अंदर देखिए, इसके अंदर अदालत की कैसी शरारत है करके आप ये भी दोबारा देख लीजिएगा करके। कोई भी सड़क चलता हुआ आदमी जा रहा है और कह रहा है कि साहब इसके नीचे है तो कुछ तो भी मिलने वाला है करके, खोदो, तो खोद रहे हैं करके। अब मैं उनको बोलने वाला हूं कि साहब पार्लियामेंट के नीचे आप देखिए, खोद के देखिए, आप बहुत सारी चीजें मिलने वाले हैं, खोदते याचिका डालिए, याचिका डालिए। ये बोल नहीं, इतनी बेवकूफी हम नहीं करते। कोई ना कोई तो एक रिकामा रहेगा उनके, उसमें ही उनको ही कर डालेंगे। उनको बड़ा आजकल खोदने में मजा आ रहा है कि कहीं तो भी कुछ तो भी खोदेंगे। फाइनल कितनी सीटों पर दिल्ली में, देखिए कितनी सीटें रहेगी। देखिए, इलेक्शन का जो माहौल तैयार होता है उसमें एक मरतबा इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता है बहुत सारे बदलाव होते हैं उसमें। हमने अपने तौर के ऊपर जो सर्वे किए हैं अभी तक, हमारे शोएब जमाई साहब, उनकी पूरी टीम ने जो सर्वे किया है, उन्होंने हमको एक लिस्ट बताई है कि साहब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज हो सकते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो सकते हैं करके। आज शुरुआत कर रहे हैं उसमें, एक ही उसके अंदर अगर हर चीज बोल डालेंगे तो इतने सारे आएंगे कहाँ से? पूछिए आप। ताहिर साहब के, ताहिर हुसैन का परिवार आपके साथ मौजूद है, जो मीडिया साथी पूछना चाहते हैं आप उनके बेटे से सवाल। क्या पोजीशन है अभी ताहिर हुसैन साहब की? केस किस हाल में है? क्या वो बाहर आ पाएंगे? क्या अगर वो अंदर रहेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि कल हाईकोर्ट में मैटर है, हाल सही हो जाएगा? क्या आप जो है अपने लोगों से कहेंगे कि जाहिर सी बात है नुमाइंदगी वहीं पर करनी है मुस्तफा? देखिए, हमें देश की न्याय व्यवस्था पर और भारत के कानून पर पूरा भरोसा है कि हमको अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। और हमें अभी तक 9 केस में बेल मिल चुकी है और एक FIR हमारे ऊपर जो थी वो रद्द हो चुकी है। बाकी 3 केस बचे हैं, उनमें भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आपका साथ छोड़ दिया था, उसके बाद क्या हाल रहा आपका, और आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, जो उम्मीद हमें पार्टी से थी, केजरीवाल साहब से हमें जो उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया और उन्होंने एकदम हमारा साथ उसमें छोड़ा, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आई। आपके वालिद साहब तो जेल में है, लेकिन चुनाव को लेकर के कैसी रणनीति होगी? बाकी साथियों को ठीक है ना, 2-3 जने पूछ सवाल पूछ लेंगे। आपके वालिद साहब जेल में हैं, चुनाव को लेकर के कैसी रणनीति होगी आपकी? देखिए, ये तो कानून और अधिकार होता है सबका लोकतंत्र में, इंसान जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ सकता है। मेरे वालिद साहब के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं और उसमें बहुत जल्द हम बरी भी होंगे और हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा मुश्ताबाद से और बाकी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया, MIM पर पूरा भरोसा है? जी, क्योंकि एक MIM ऐसी पार्टी है कि उस हादसे के बाद में जो हमारे से आके मिलती थी और हमारा हालचाल पूछती थी, बाकी कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी जिसने हमें कॉल भी किया हो या फिर हमारे बारे में मालूमात भी की। कभी कॉल नहीं किया आम आदमी पार्टी की तरफ से? कभी उसकी तरफ से।